तुम लोगों ने बचपन में चाहे कुछ भी चीज ली हो, साइंस ली हो या कॉमर्स ली हो, इट डजंट मैटर, बट तुमने बचपन में एक चीज जरूर पढ़ी होगी, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट हियर्स द थिंग, हमारे पूर्वजों ने जब आग जलानी सीखी तब उन्हें पता चला कि वो लकड़ी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपना खाना पकाने के लिए। फिर कुछ साल आगे जाकर उन्हें पता लगा कि जिन जानवरों को वो खाते हैं उनके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को वो यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और खेती बाड़ी में। फिर कहीं से एक बुद्धिजीवी इस धरती पर आया और उसे रियलाइज हुआ कि वो विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपनी शिप्स के अंदर, ताकि वो बिना कोई फ्यूल खर्च करे चल सके। फिर हमें पता चला कि जो ये नदियां हैं ये तो बहुत काम की है हमारे लिए। ये हमें सिर्फ पानी नहीं देती बल्कि ये हमारी मदद कर सकती है एग्रीकल्चर में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खाना उगा सके। इन शॉर्ट में बताऊं तो इंसानों ने एनर्जी का यूज करना और उसे कन्वर्ट करना सीख लिया था। लेकिन चलो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज मौजूद है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? नहीं, वो अर्थ नहीं है, उसका प्राइमरी सोर्स है सन। यस, ऑल द एनर्जी दैट वी हैव टुडे दैट वी यूज इज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सन। जब सनलाइट धरती पर पड़ती है तो उसमें से कुछ एनर्जी प्लांट्स के अंदर स्टोर होकर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बाद में खाते हैं। तो हम उसी कन्वर्टेड एनर्जी को खा रहे हैं जिसका प्राइमरी सोर्स सन है। और ये जो ट्रीज हैं इसके अंदर भी सन की एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसे बाद में हम जलाकर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जिसकी मदद से आज हमारी पूरी दुनिया चल रही है, हमारी गाड़ियां चलती है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं प्लांट्स एंड ट्रीज के रिमेन्स हैं। उन्हीं ट्रीज के रिमेन्स जो कि खुद सन की एनर्जी से बने थे। हमारी धरती पर जो बारिश पड़ती है जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, वो भी सन की मदद के बिना नहीं हो सकती। सन की हीट की वजह से वो पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर वो बादलों में जाता है और फिर वहां से बारिश पड़ती है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो कि धरती ने आज तक जितनी भी एनर्जी कैप्चर करी है वो सन की ही एनर्जी कैप्चर करी है, जिसे हम इतना डेवलप होने के बाद भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। अब अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारी धरती के पास जितनी भी एनर्जी है हम उसका सिर्फ और सिर्फ 73% ही यूज कर पाते हैं, और इसलिए हम इंसानों की पोल्यूशन कार्डिशफ स्केल में 0.73 है, नॉट इवन 1। आप देखो, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा एनर्जी कंजप्शन, और ये एस्टिमेटेड है कि 2050 तक हम इंसानों की पॉपुलेशन 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। और जैसे जैसे हम इंसान एडवांसमेंट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे गैजेट्स उनकी एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ती चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैपनीज सुपर कंप्यूटर फोगाकू, अब भले इसका नाम एक डिश की तरह है, लेकिन ये वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसकी एक साल की एनर्जी कंजप्शन इतनी है जितनी एक साल में 20,000 घरों की होती है। सेकंड एग्जांपल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी एक साल की एनर्जी कंजप्शन इतनी है जितनी एक साल में एनर्जी कंजप्शन 3 लाख घरों की होती है। मतलब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी धरती की एनर्जी भी हमारे लिए कम पड़ने लगेगी। तो उसके बाद क्या होगा? वेल, यही सवाल 1962 में साइंटिस्ट के दिमाग में भी आया था, जिसका नाम है फ्रीमन डायसन। अब इस चीज के लिए उन्होंने दुनिया के सामने एक मॉडल प्रपोज किया विच इज टुडे नोन एज डायसन स्फीयर। बेसिकली ये एक सोलर पैनल से बना एक मेगा स्ट्रक्चर होता है जो कि सन को चारों तरफ से कवर कर लेता है। अब ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सन को चारों तरफ से कवर करके उसकी 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे यूज करने लायक बना सके। अब वैसे अगर कोई सिविलाइजेशन इस लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाती है तो उसे कार्डाशफ स्केल में टाइप 2 की पोजीशन मिलती है, और हम तो अभी टाइप 1 भी नहीं है। तो हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे कि अगर हमने किसी तरह से इस मेगा स्ट्रक्चर को बना लिया तो हम किस लेवल की एडवांसमेंट अचीव कर सकते हैं या फिर हमारी सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल हो सकती है, बल्कि हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या सच में इस डायसन स्फीयर को यानी इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमसे ज्यादा एडवांस हो। तो फिर ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कोई ऐसा कोना हो जहाँ पर एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन रहती हो जो ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुकी हो, जो अपने स्टार के अराउंड ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बिल्ड कर चुकी हो। वेल, इट्स वेरी पॉसिबल और इसका एक सबूत भी है। 2015 में साइंटिस्टों की टीम ने हमारी अर्थ से करीब 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टार खोजा जो कि कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में है। अब पहली बार जब उनको ये स्टार मिला तब उन्होंने इसका एक नाम रखा द टैबी स्टार, और इसकी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज को देखते हुए उन्होंने इसका एक निकनेम भी रखा विच इज टुडे नोन एज व्हाट द स्टार। अब इसके इतने विचित्र नाम होने के पीछे भी एक बहुत ही विचित्र रीजन है। साइंटिस्टों ने नोटिस किया कि स्टार की ब्राइटनेस में बहुत ही स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन होती रहती है। कभी ये बहुत ही ज्यादा डिम हो जाता है तो कभी ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट। मतलब इस स्टार के अराउंड कोई तो ऐसी चीज है जो उसकी ब्राइटनेस को ब्लॉक कर देती है। अब वो चीज प्लेनेट भी हो सकती है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक जुपिटर के साइज का प्लेनेट भी इस स्टार के सामने से गुजरेगा
तो वो भी इसकी सिर्फ और सिर्फ 1% ब्राइटनेस ही ब्लॉक कर सकता है। लेकिन टेबी स्टार के केस में इसकी कम से कम 22% ब्राइटनेस ब्लॉक हो जाती है। इसका मतलब जो भी कोई चीज इस स्टार के अराउंड है, दैट थिंग मस्ट बी जाइजेंटिक। अब ऐसी सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है जो इस स्टार की ब्राइटनेस को इतने ज्यादा अमाउंट में ब्लॉक कर दे। पहली चीज तो ये है कि वो शायद एक हैवी डस्ट क्लाउड हो सकता है जो कि स्टार के सामने से गुजरता रहता है, जिसकी वजह से स्टार की 22% ब्राइटनेस ब्लॉक हो जाती है। और दूसरी चीज हो सकती है एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। बट हम अभी तक इस स्टार की इतनी स्टेज प्रॉपर्टीज को लेकर 100% श्योर नहीं है। देखो, हम इसमें तो 100% श्योर है कि अगले 300-400 साल बाद हमारे पास एनर्जी की बहुत ही तगड़ी कमी पड़ने वाली है। इसलिए डायसन स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजी का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इस लेवल की एडवांसमेंट तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी करीब 2 से 3 हजार साल का समय लग जाएगा। वो भी तब जब हम खुद से ही खुद को खत्म ना कर दे। तो डायसन स्फीयर कैसे बनेगा और उसे बनाने में क्या चैलेंजेस आएंगे, उससे पहले जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारे सन के पास एनर्जी है कितनी। वेल, यू वॉन्ट बिलीव मी, हमारे सन के पास इतनी एनर्जी है कि वो अकेला 2 गैलेक्सीज को रन कर सकता है। समझ में नहीं आया ना? चलो ठीक से समझाता हूँ। हमारे सन की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है करीब करीब 385 योटावाट्स। अब ये 385 योटावाट्स होता कितना है? वेल, ये अमाउंट ह्यूमैनिटी की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट से भी 22 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन स्टार्स है। अब जरा सिर्फ इमेजिन करो, अगर उन सभी 400 बिलियन स्टार्स के अराउंड हमारी जैसी दुनिया रिवॉल्व कर रही है जहाँ पर हम जैसे लोग रहते हैं, तो भी अकेला हमारा सन करीब 400 बिलियन सिविलाइजेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। यही नहीं, बल्कि हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के भी ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। हाउ अमेजिंग इज दैट? देखो, सच बताऊं तो डायसन स्फीयर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये पहली बार में तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है जो सन को चारों तरफ से घेर सके। अब कंपैरिजन के लिए बताऊं तो हमारी अर्थ हमारे सन से साइज में करीब 1.3 मिलियन टाइम्स छोटी है। यानी हमारे सन के अंदर 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारी अर्थ के पास इतना मटेरियल है ही नहीं कि वो एक डायसन स्फीयर बना सके। नॉट इवन 1%। डायसन स्फीयर बनाने के लिए स्ट्रक्चर का डायमीटर करीब करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। यानी अर्थ से सन तक की जितनी डिस्टेंस है, इतना डायमीटर। क्योंकि अगर इससे कम डिस्टेंस हुई तो स्ट्रक्चर को सन की हीट की वजह से डैमेज पहुंच सकता है। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम के जो 2 पहले प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, ये तो इसके अंदर ही समा जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में कितना बड़ा होने वाला है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की जिसका डायमीटर करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर का है। इसका सरफेस एरिया हमारी अर्थ से भी करीब 550 मिलियन टाइम्स ज्यादा होगा। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे सन के हैबिटेबल जोन में बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं। वेल, कितने लोग? करीब करीब 8 क्वाड्रिलियन लोग। और अगर तुम अपनी फैंसी एलियन कार में बैठकर इस स्ट्रक्चर का एक चक्कर लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसका एक चक्कर लगाने में करीब 700 साल का समय लग जाएगा। वो भी तब जब तुम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बनाने के लिए हमें हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी। और पहली बात तो इतना मटेरियल आएगा कहाँ से? चलो तुम्हें इसका भी आइडिया दे देता हूँ। इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें लिटरली अपने पूरे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट को, हर एक मून को, हर एक एस्ट्रॉइड को डिसमेंटल करना पड़ेगा। उन सभी सेलेस्टियल बॉडीज की माइनिंग करके उनके 100% मटेरियल को हमें यूज करना पड़ेगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमने किसी तरह से अपने सोलर सिस्टम का 100% मटेरियल यूज भी कर लिया तो भी हमारा ये डायसन स्फीयर सिर्फ और सिर्फ 8 से 20 सेंटीमीटर थिक ही बन पाएगा। 8 से 20 सेंटीमीटर थिक ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इससे इतना तो पता लग ही गया कि अभी की करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डायसन स्फीयर बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल इज डायसन स्वार्म्स। वेल, देखो, ये वीडियो तो सिर्फ इस टॉपिक पे थी कि डायसन स्फीयर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। डायसन स्वार्म्स क्या चीज है, इसके बारे में मैं तुम्हें किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ये वाली भी देख लेना। बाय बाय।